नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारत की भौगोलिक सीमाओं को हमने 3 भागों में विभाजित किया: स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और समुद्री सीमा। पिछली क्लास में हम भारत की समुद्री सीमा, जिसे हम जलीय सीमा के रूप में भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया कि समुद्री सीमा का निर्धारण कहां से किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता UNCLOS के तहत भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए समझना कि भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा UNCLOS के तहत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहली है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है संलग्न क्षेत्र और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और इसके आगे का जो क्षेत्र होता है, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे का जो भाग है, जो समुद्री विस्तार है, उसे हम उच्च सागर क्षेत्र या हाई सी के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, इसकी निर्धारण कहां से किया गया है या यह कितने क्षेत्र में है, इसका क्या महत्व है और इसको लेके और क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा की। तो देखिए सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब इसको पूरा अच्छे से समझना। प्रादेशिक जिसे कहा जाता है मैरीटाइम बेल्ट। मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं, इसे ही क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। कई जगह प्रादेशिक जल क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसे ही प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए हमने अध्ययन किया कि किसी भी देश, चाहे वह भारत या कोई अन्य देश है, उसकी समुद्री सीमा का निर्धारण UNCLOS के तहत आधार रेखा से किया जाता है। कहां से किया जाता है? आधार रेखा से। यदि हम बात करें यहां भारत है, यहां भारत है, तो यहां जो रेखा है, यहां भारत की क्या कहलाएगी?
आधार रेखा, या जिसे क्या लिखा जाता है, तट रेखा भी लिखा जाता है। अब इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है, तो यह क्लियर होना चाहिए। प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत की आधार रेखा तट रेखा से 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर कहलाता है। यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा का अर्थ क्या होगा कि भारत की जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो महासागरीय या सागरीय क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या सागरीय क्षेत्र है, तो 12 समुद्री मील है। कितना है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील है। क्लियर हो गया। अब यह जो भारत का प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, जिसे प्रादेशिक जल क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र भी कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र लगभग कितना है, ध्यान रखना, 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। 1,93,834 वर्ग किलोमीटर, यह ध्यान रखना। हम यदि दूरी में बात करते हैं तो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक जल क्षेत्र, जिसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। लेकिन यदि हमें इसका एरिया पूछा जाए कि भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र कितना है, तो वह
1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया? अब इसका क्या महत्व है? तो देखिए, भारत का जो प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र है, यहां भारत की संप्रभुता का क्षेत्रफल क्या है? भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है, जिसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है, जिसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है। सबसे पहले तो संप्रभु क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समप्रभु क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जिस पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार है, कोई अन्य देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे हम संप्रभुता क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं और जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं या यही पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि सभी जो है देश की शक्तियां उसी देश में समाहित होगी, अन्य कोई भी देश अपना हस्तक्षेप उसमें नहीं रखेगा। और इसीलिए जो है यह जो क्षेत्र है, यह भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर या इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को क्या है? पूर्ण अधिकार है। और भारत इस क्षेत्र में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, समुद्री संसाधन के रूप में समुद्री जीव है, मत्स्य क्षेत्र है, उनके दोहन का भी पूर्ण अधिकार रखता है। यानी कि हमने कहा कि प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है, तो इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है। तो अब इस क्षेत्र का भारत कहां कहां उपयोग करेगा? तो देखिए, भारत जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा में प्रादेशिक समुद्री सीमा में सभी प्रकार के संसाधनों जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, समुद्री संसाधन, समुद्री जीव एवं मछली,
आदि के दोहन ऑब्लिक विदोहन का पूर्ण अधिकार, यानी कि यह एक तरह से भारत को खनिजों की दृष्टि से, ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से, समुद्री संसाधन की दृष्टि से समृद्ध बनाता है। और आपने पढ़ा होगा ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्री सीमा का सबसे ज्यादा महत्व है। और यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अधिकांश ऊर्जा संसाधन, चाहे वह पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक गैस है, इनका उत्पादन इसी प्रादेशिक समुद्री सीमा में सबसे ज्यादा होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है, या भारत में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक गैस के भंडार रावा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, या चाहे वह गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे है। तो भारत के अधिकांश ऊर्जा संसाधनों के जो भंडार हैं, या खनिजों के भंडार हैं, या समुद्री जीवों के भंडार हैं, वह इसी प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत है। और इसीलिए प्रादेशिक समुद्री सीमा के जितने भी संसाधन हैं उनके उपयोग का पूर्ण अधिकार किसको है? भारत को। यानी कि यह क्षेत्र भारत को खनिज और ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से समृद्ध बनाता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बढ़ावा भी देता है। और इसीलिए हमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखना। प्रश्न हमें यहां से दो तरह के पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार पूछा जाएगा, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यह ध्यान रखना, तट से नहीं है, तट रेखा या आधार रेखा से, क्योंकि UNCLOS के समझौते के तहत समुद्री सीमा का निर्धारण आधार रेखा से किया गया है, तट से नहीं किया गया है। क्योंकि तट और आधार रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे हम आंतरिक जल क्षेत्र हैं, आंतरिक जल क्षेत्र से नहीं है, आधार रेखा से हैं। गलती मत करना, क्योंकि वो हो सकता है आपसे प्रश्न में पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारत की समुद्री सीमा के संबंध में सत्य या असत्य कथनों की पहचान करो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखेगा कि भारत की समुद्री सीमा का जो निर्धारण है, या भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत किया गया। दूसरा, भारत की समुद्री सीमा को प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और तीसरा लिखेगा कि प्रादेशिक सीमा क्षेत्र भारत के तट से 12 समुद्री मील है। और फिर लिख देगा कि प्रादेशिक सीमा क्षेत्र पर, या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है। निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करो। तो ध्यान रखना, इसमें जो तीसरा पॉइंट मैंने जो बोला था कि प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री सीमा तट से नहीं है, तट रेखा या आधार रेखा से है, तो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ के उत्तर देना। एक छोटे से शब्द की गलती या एक शब्द हटा देने से प्रश्न का जो है वैल्यू या प्रश्न का जो है उद्देश्य पूरा चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रश्न पढ़ें, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करें। क्योंकि सत्य और असत्य कथनों में केवल शब्दों का ही फेर होता है। एक शब्द या तो अतिरिक्त होता है या एक शब्द हटा के आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भारत की जो है हम प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लगभग 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। और इसका क्या महत्व है कि इसमें जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो खनिज हैं, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हैं,
चाहे वह समुद्री संसाधन है, उसके विदोहन, उसके दोहन का भारत को पूर्ण अधिकार है और यह क्षेत्र भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है। शायद अब क्लियर हो चुका होगा कि भारत की प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है। इसके बाद जो दूसरा आता है जिसे हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। तो देखिए बात करते हैं भारत के संलग्न क्षेत्र की। तो देखिए बात करते हैं संलग्न क्षेत्र। अब देखिए संलग्न क्षेत्र जो है, संलग्न क्षेत्र जिसे संलग्न सीमा क्षेत्र भी कहा जाता है, अविच्छन मंडल भी कहा जाता है, सन्निहित क्षेत्र भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कॉन्टिन्यूअस जोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां समझने की बात है सबसे पहले कि संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए यदि हम बात करें भारत की, तो यहां हमारा भारत है और यहां जो रेखा है यहां भारत की आधार रेखा है। अब इस आधार रेखा से कितना 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है यह कहलाता है संलग्न क्षेत्र। अब देखिए संलग्न क्षेत्र से पहले वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम कहते थे प्रादेशिक समुद्री सीमा। यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा से बात करें तो यह 12 समुद्री मील, प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि संलग्न क्षेत्र का यदि बात करें तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें। संलग्न क्षेत्र आधार रेखा तट रेखा से 24 समुद्री मील
तक का क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। यानी कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तो यदि आपसे आधार रेखा से पूछा जाएगा तो संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक आएगा और प्रादेशिक समुद्री सीमा से पूछा जाएगा तो 12 समुद्री मील तक होगा। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र की वास्तविक विस्तार कितना है, तो यह ध्यान रखना संलग्न क्षेत्र का वास्तविक विस्तार कितना है। वास्तविक विस्तार तो 12 समुद्री मील ही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। संलग्न क्षेत्र का वास्तविक विस्तार कितना है, 12 समुद्री मील है। इसकी चौड़ाई 12 समुद्री मील है। आधार रेखा से हम जो है इसकी विस्तार 24 समुद्री मील तक है, लेकिन उसमें से 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्री सीमा का भी तो भाग है। इसीलिए यहां भी नोट करना, संलग्न क्षेत्र का संलग्न क्षेत्र का वास्तविक विस्तार या चौड़ाई बारह समुद्री मील है, यह ध्यान रखना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती कर लेता है, पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल का वास्तविक विस्तार कितना है। उसमें 24 भी होता है, 12 भी ऑप्शन में होता है, 200 भी होता है, 176 भी होता है। तो वास्तविक तो 12 समुद्री मील ही है, लेकिन आधार रेखा से पूछा जाता है तो हम 24 समुद्री मील है। लेकिन आधार रेखा से 24 समुद्री मील के मध्य 12 समुद्री मील का जो भाग है वह प्रादेशिक समुद्री सीमा का भाग है। इसीलिए संलग्न क्षेत्र का वास्तविक जो विस्तार या चौड़ाई है वह 12 समुद्री मील ही है। क्लियर हो गया। अब इस संलग्न क्षेत्र का जो है महत्व क्या है, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि संलग्न क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। एक तो किसके, राजकोषीय अधिकार, दूसरा सीमा शुल्क वसूलने के संबंध में, अप्रवासी कानून या पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में कानून लागू करने का अधिकार है। जैसे हमने प्रादेशिक समुद्री सीमा में पढ़ा था कि वहां पे तो संप्रभुता क्षेत्र होने के कारण पूर्ण अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, कुछ ही अधिकार प्राप्त है जिसके संबंध में भारत कानून लागू कर सकता है। अब कौन से अधिकार प्राप्त है, तो देखिए संलग्न क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क
वसूल करने, सीमा शुल्क वसूल करने, अप्रवासी कानून, पर्यावरण स्वच्छता, राजकोषीय अधिकार, संबंधित कानून लागू करने का यानी कि जिस प्रकार प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसका अध्ययन हमने पहले किया है, प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत के संप्रभुता का क्षेत्र है, इसीलिए उस पर पूर्ण अधिकार भारत के हैं, लेकिन संलग्न क्षेत्र पर भारत का पूर्ण अधिकार नहीं है। संलग्न क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क वसूल करने के संबंध में कानून लागू कर सकता है, अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में यदि कोई भारत का कानून है तो वह लागू किया जा सकता है, या राजकोषीय अधिकार के संबंध में कानून लागू किए जा सकते हैं, लेकिन सभी कानून लागू नहीं किए जा सकते। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि यहां जो संलग्न क्षेत्र है इसमें केवल कुछ ही कानून लागू किए जा सकते हैं, सभी कानून लागू क्यों नहीं किए जा सकते? तो इसका कारण है कि यहां जो संलग्न क्षेत्र है यहां सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है और इसमें किसी भी देश को सैन्य स्थायी अड्डे बनाने की अनुमति नहीं है और न ही किसी अन्य देश को इसमें प्रवेश करने की अनुमति होती है और इसीलिए इसे निर्दोष पारगमन क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यह ध्यान रखना, यानी कि संलग्न क्षेत्र संलग्न क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील यहां सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है होता है, इस कारण इसमें स्थायी सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। यानी कि यहां सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन होता है, इसीलिए कोई भी देश इस क्षेत्र में अपने स्थायी सैन्य अड्डे, जिसे हम नौ सैन्य अड्डे कहते हैं, स्थापित नहीं कर सकता। आपने कभी विश्व के राजनीति या भू राजनीति का अध्ययन किया होगा या पढ़ा भी होगा आपने, जब विवादित क्षेत्रों को लेके या चर्चित क्षेत्रों में, तो आपने डियो गार्सिया का नाम सुना होगा, जो कि एक हिंद महासागर का द्वीप है और जिस पर यूएसए अमेरिका ने अपना जो है
सैन्य अड्डा बनाया है। इसी प्रकार आपने जो है कोको द्वीप का नाम सुना होगा, हमनटोटा का नाम सुना होगा, ग्वादर बंदरगाह का नाम सुना होगा, जहां पे जो है चीन ने अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं या जो चीन के पास हैं। तो इसीलिए वह जो क्षेत्र है वह या तो आंतरिक जल क्षेत्र का भाग होगा या प्रादेशिक समुद्री सीमा का भाग होगा, लेकिन संलग्न जो क्षेत्र है इसमें कोई भी देश अपने सैन्य अड्डे स्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्या है, सेंसिटिव जोन है, संवेदनशील क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में कोई भी देश बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि इस क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र में किसी देश को बिना अनुमति के प्रवेश की इजाजत नहीं है। यानी कि कोई भी देश या किसी भी देश का जहाज बिना अनुमति के या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, और इसीलिए इसे निर्दोष पारगमन क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। और यह कई बार पूछा जाता है कि भारत का निर्दोष पारगमन क्षेत्र कौन सा है, तो वह है संलग्न क्षेत्र, जिसका वास्तविक विस्तार 12 समुद्री मील है और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक इसका विस्तार है। क्लियर हो गया? तो संलग्न क्षेत्र को निर्दोष पारगमन क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसमें कोई भी अन्य देश उस देश की परमिशन के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता या न ही अपनी जहाज या नौकाओं का प्रवेश करा सकता है। यदि बिना अनुमति के कोई भी देश संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत या यहां कहें कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि यहां जो क्षेत्र है यहां पे बिना अनुमति के कोई भी देश प्रवेश नहीं कर सकता या किसी भी देश की जहाज या नौका प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती है तो उस समय बिना अनुमति के अन्य देश इसमें प्रवेश कर सकता है। और जो हमसे पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र में निम्न में से कौन सी परिस्थिति प्रवेश के लिए अनुमति या किस परिस्थिति में अनुमति की बाध्यता है या नहीं है, तो यह ध्यान रखना कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी देश बिना अनुमति के इसमें प्रवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सेंसिटिव है। इस क्षेत्र को लेके कई देशों के मध्य आपसी विवाद है, टकराव की स्थिति है, और वह टकराव की स्थिति कई बार युद्ध के रूप में हमें दिखाई देती है। कई बार हमें जो है राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे देखिए चीन को लेके बात करें तो चीन का जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ कई द्वीप समूह हैं, चाहे वह ताइवान क्षेत्र हैं, उनको लेके
बना हुआ है, या फिर आपने नाम सुना होगा फॉकलैंड द्वीप, जिसको लेके अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद बना हुआ है। तो ये जो विवादित द्वीप क्षेत्र होते हैं, यहां मुख्य रूप से अधिकांश क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कि किन परिस्थितियों में संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत या निर्दोष पारगमन क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के प्रवेश किया जा सकता है। तो बात करते हैं उन विषय या बिंदुओं की जिसमें पारगमन क्षेत्र में जाने के लिए किसी प्रकार अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संलग्न क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य देश को बिना अनुमति के प्रवेश अन्य देश बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। हमने कहा कि संलग्न क्षेत्र में कोई भी अन्य देश बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां जब होती है तो उन परिस्थितियों में जो है कोई भी देश बिना अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। अब वह विशेष परिस्थितियां क्या है? तो सबसे पहली है कि यदि किसी देश का जहाज या कोई भी देश की नौका उसके इंजन में खराबी की स्थिति है, तो अन्य देश की जो है जहाज उसकी सुरक्षा के लिए या उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रवेश कर सकती है। यानी कि पहली अनुमति कब होती, बिना अनुमति के कब प्रवेश कर सकता है? तो सबसे पहले इंजन खराब होने की स्थिति में, कि यदि किसी अन्य देश का जहाज व्यापारिक उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है और उस स्थिति में जब वह संलग्न क्षेत्र से जा रहा होता है और उस क्षेत्र में यदि इंजन खराब हो जाए, तो अन्य देश या जिस देश का जहाज है वह देश जो है इसमें प्रवेश कर उस जहाज के इंजन से संबंधित जो समस्या या खराबी है उसको ठीक कर सकता है। यानी कि इंजन खराब होने की स्थिति में अन्य देश का जहाज यहां पे आ सकता है। दूसरा है ईंधन समाप्ति की स्थिति में, ईंधन समाप्ति की स्थिति में, यानी कि कई बार हम जब मूवीज देखते हैं और मूवीज में देखा होगा कि जो जहाज हवाई जहाज होते हैं उनकी आपातकालीन लैंडिंग करवाई जाती है और आपातकालीन लैंडिंग के लिए जो है अन्य देश की अनुमति लेते हैं। लेकिन यदि वह जहाज हैं या बड़े बड़े जो विशालकाय जहाज होते हैं तो उन जहाजों में जब कई बार
ऐसी स्थितियां बनती है कि जब वे लंबी दूरी तय करती है और ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में जिस देश का वह जहाज है, वह देश बिना अनुमति के ईंधन की पूर्ति हेतु उस क्षेत्र में या संलग्न क्षेत्र में जो एक सेंसिटिव जोन है उसमें प्रवेश कर सकता है। दो स्थितियां क्लियर होगी कि या तो कोई भी जहाज, जिस देश का जहाज के इंजन में खराबी हुई है उस देश का जहाज बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है, या किसी भी देश के जहाज का ईंधन समाप्त हो जाता है, फ्यूल समाप्त हो जाता है, तो उस समय फ्यूल की ईंधन की पूर्ति के लिए अन्य देश का जहाज बिना किसी अनुमति के इस संवेदनशील क्षेत्र में जो है प्रवेश कर सकता है। तीसरा है समुद्री डाकुओं का पीछा करने की स्थिति में। तीसरा कौन सा है? समुद्री डाकुओं का पीछा करने की स्थिति में कि कई बार समुद्री डाकू, आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी कभी देखी होगी, समुद्री लुटेरे आपने कभी मूवी देखी होगी, तो समुद्री लुटेरों का जो पीछा करते हुए कोई भी देश जो है बिना अनुमति के इस संलग्न क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। क्लियर हो गया? चौथी जो स्थिति है वह है व्यापार की दृष्टि से निश्चल परिवहन। व्यापार की दृष्टि से विदेशी जहाज निश्चल परिवहन कर सकते हैं। देखा होगा कि जो जल परिवहन है यह विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे सस्ता और सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन माना जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार जो होता है वह जल मार्ग के द्वारा होता है, यानी कि सागर और महासागरों के द्वारा किया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह भी जल मार्ग के द्वारा होता है या जल परिवहन के द्वारा होता है। तो जब व्यापार करने के उद्देश्य से कोई भी देश का जहाज इस संवेदनशील क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से जा सकता है, और इसमें क्या कंडीशन है? निश्चल परिवहन कंडीशन होती है। अब निश्चल परिवहन क्या होता है? निश्चल परिवहन का मतलब होता है बिना रुके इस क्षेत्र के से होकर गुजरना, कि कोई भी देश विदेशी व्यापार के उद्देश्य से अपने जहाज को ले जाता है तो वह बिना रुके अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इससे संबंधित देश में शांति और सुरक्षा को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उस राष्ट्र की शांति और सुरक्षा भंग नहीं हो। क्लियर हो गया? यानी कि निश्चल परिवहन का अर्थ क्या होता है यह भी आपको समझना होगा। निश्चल परिवहन का अर्थ होता है बिना रुके इस, यानी कि इस क्षेत्र में रुकना नहीं है, बिना रुके इस क्षेत्र से होकर अपने गंतव्य
स्थान तक जाना, जिससे संबंधित देश की शांति एवं सुरक्षा भंग नहीं हो। निश्चल परिवहन का मतलब होता है कि बिना रुके यदि कोई भी देश का जहाज अपने गंतव्य स्थान पर यानी एक देश से दूसरे देश जाता है, बिना रुके जाएगा और इससे उस संबंधित देश जिस देश के संलग्न क्षेत्र से गुजरता है उस देश की शांति और सुरक्षा भंग नहीं होनी चाहिए। उस ही कंडीशन में बिना अनुमति के कोई भी देश का जहाज प्रवेश कर सकता है। लेकिन यदि संबंधित देश की शांति और सुरक्षा भंग होती है, आपात परिस्थितियां बनती है, तो वह निश्चल परिवहन को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकता है, रोक लगा सकता है। यह भी ध्यान रखना कि आपातकालीन परिस्थितियों में भारत निश्चल परिवहन पर रोक लगा सकता है कि यदि आपातकालीन परिस्थितियां हैं तो उस समय भारत या जो संबंधित देश जिसका संलग्न क्षेत्र है वह जो है इस पर रोक लगा सकता है, कुछ समय के लिए इसको प्रतिबंधित कर सकता है। क्लियर हो गया? और इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट्स हैं वह है कि जैसे सुनामी है, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सुनामी, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि संलग्न क्षेत्र क्या होता है कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है, अविच्छन मंडल कहलाता है, जिसका वास्तविक विस्तार 12 समुद्री मील है। और यह एक क्या है? संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए इसमें किसी भी देश को बिना अनुमति के प्रवेश की इजाजत नहीं होती है। और इसमें भारत या जो भी संबंधित देश हैं उसको कुछ विशेष अधिकार लागू करने का, विशेष कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन यह संप्रभुता का क्षेत्र नहीं होता। और इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, 5 परिस्थितियों में ही इसमें या इस क्षेत्र में कोई अन्य देश प्रवेश कर सकता है। पहली कि इंजन खराब होने की स्थिति में, दूसरा ईंधन समाप्ति की स्थिति में, तीसरा समुद्री डाकुओं का पीछा करने की स्थिति में, चौथा व्यापार की दृष्टि से निश्चल परिवहन के रूप में, और पांचवा सुनामी, चक्रवात या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तो अन्य देश बिना अनुमति के संलग्न क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आपातकालीन परिस्थितियों में चाहे भारत या अन्य कोई भी देश है वह संलग्न क्षेत्र में निश्चल परिवहन पर रोक लगा सकता है, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। क्लियर हो गया? तो यह था भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत
जो दूसरा क्षेत्र जिसे हम संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल सन्निहित क्षेत्र कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और इसके बाद जो आता है वह आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके प्रश्न पूछने का तरीका भी बहुत अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि किसी भी देश की ब्लू इकोनॉमी जो है वह EEZ पर निर्भर करती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उस पर निर्भर करती है। तो बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। तो हम यदि बात करें भारत की, कि यहां हमारा भारत है और यहां जो है यहां भारत की क्या हो गई, आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है यहां क्या कहलाता है, यहां कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कहां से? आधार रेखा से। जबकि इसकी वास्तविक जो विस्तार है, इसका वास्तविक विस्तार जो है वह कितना है, इसका वास्तविक विस्तार है 176 नॉटिकल मील है। अब 176 नॉटिकल मील क्यों है? क्योंकि इससे पहले यदि हम बात करें तो 12 समुद्री मील का यहां जो भाग है, यहां 12 नॉटिकल मील, यहां क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और इसके बाद जो यहां 12 नॉटिकल मील का जो यहां क्षेत्र है, यहां कहलाता है संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र के आगे 176 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है समझना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे कहा जाता है EEZ। अब ये होता क्या है यह समझना। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र
या संलग्न क्षेत्र से 176 समुद्री मील तक का क्षेत्र आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील और संलग्न क्षेत्र से 176 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का वास्तविक विस्तार कितना होता है? 176 नॉटिकल मील होता है, यह ध्यान रखना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का वास्तविक विस्तार अविच्छन मंडल से 176 नॉटिकल मील तक का होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है और वास्तविक विस्तार कितना है। अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? क्योंकि यहां ब्लू इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है और इसीलिए भारत के संदर्भ में यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र का वास्तविक विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है। तो आधार रेखा से पूछा जाएगा तो 200 समुद्री मील तक और संलग्न क्षेत्र से पूछा जाए तो 176 समुद्री मील तक होता है। अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं तो उनकी भी बात करते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राप्त अधिकार, भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहला जो अधिकार है वह है जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, समुद्री संसाधन है, समुद्री जीव है, मछली है, इन सभी का सर्वेक्षण करना, इन सभी का विदोहन करना और इनके संरक्षण और अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। यानी कि सबसे पहला जो अधिकार है वह है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज,
ऊर्जा संसाधन, समुद्री जीव, मछली, आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण, अनुसंधान का अधिकार। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि इस क्षेत्र में अब यह भी ध्यान रखना, यह भारत का प्रभुता संप्रभुता क्षेत्र में नहीं है, संप्रभुता नहीं है। यहां पे भारत को कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसका सर्वेक्षण कर सकता है, उनका विदोहन कर सकता है, उनकी सुरक्षा कर सकता है और उनके संबंध में अनुसंधान कर सकता है। यह अधिकार प्राप्त है। दूसरा है नए कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है। दूसरा कौन सा है? नवीन कृत्रिम द्वीप का निर्माण का अधिकार है। यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, जो कि एक तरह से सागरीय या महासागरीय क्षेत्र होता है, और वहां पर यदि आपको अनुसंधान कार्य करना है, संरक्षण, विदोहन या सर्वेक्षण के लिए कोई कार्य करना है, तो आपको वहां पर क्या स्थायित्व की जरूरत होगी, यानी कि वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। और रुकने के लिए जो है वहां पे अपने कृत्रिम द्वीप उसका निर्माण कर सकता है। यानी कि पहले तो प्राकृतिक संसाधन के संबंध में अधिकार है, दूसरा कृत्रिम नए द्वीप बनाने का भी अधिकार है, और तीसरा जो अधिकार है वह है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कि भारत जो है महासागरीय क्षेत्र में किसी प्रकार का अनुसंधान करने की इच्छा रखता है या अनुसंधान करना चाहता है, तो वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपना केंद्र इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थापित कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक तरह से रिसर्च सेंटर होते हैं, अनुसंधान क्षेत्र होते हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार के समुद्री संसाधनों का, समुद्री जीवों के संबंध में, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का के संबंध में अनुसंधान किए जाते हैं। और अनुसंधान करने के लिए वहां पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाते हैं, और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए वहां पे भारत अपने कृत्रिम द्वीप का भी निर्माण कर सकता है। तो क्लियर हो गया कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अब प्रश्न आता है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है। तो यह समझना, भारत का जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग कितना है? 23.7 लाख
वर्ग कितना माना गया है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। यानी कि 11 ऐसे देश हैं जिनका अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ भारत से बड़ा है और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। क्लियर हो गया? अब आता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्षेत्र होता है और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में यहां पे अनुसंधान किए जाते हैं और इसीलिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में के लिए भारत की जो नोडल एजेंसी है वहां किसे बनाया गया है? NCAOR को। किसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत की नोडल एजेंसी, इसकी भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहां पर है? गोवा में है। यहां भी ध्यान रखना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की नोडल एजेंसी कौन सी है? वह है राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है NACOR। NACOR। क्लियर हो गया? सॉरी, इसको क्या जाता है? NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि EEZ के लिए भारत की नोडल एजेंसी है। और यह जो है, यह समुद्री अनुसंधान केंद्र और साथ साथ अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो भारत के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं उनकी भी नोडल एजेंसी है। और यह जो है NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, यह भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह आती है। इसकी स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। क्लियर हो गया? तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है और इसकी वास्तविक विस्तार या वास्तविक चौड़ाई जो है वह 176 नॉटिकल मील है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है कि
इसमें भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है यह भी क्लियर हो गया। और भारत का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, तो लगभग 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। और वर्तमान में जो ब्लू इकोनॉमी का एक जो बहुत बड़ा, यानी कि जो समुद्री अर्थव्यवस्था, जो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे बड़ा द्योतक है, या यह कहें कि वर्तमान में जो भी खनिज हैं या ऊर्जा संसाधन है या समुद्री जो संसाधन है, इनके जो भंडार है, उन भंडारों का इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जो है प्रयोग किया जा रहा है, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने में अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इसकी नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहां पर है, वह गोवा में। और इसकी स्थापना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत की गई है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वह आता है उच्च सागर क्षेत्र, जिसे हम खुला सागर या हाई सीज कहते हैं। हालांकि ध्यान रखना अब एक और पॉइंट, कि यदि आपसे पूछा जाए भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग ही आएंगे। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र आएगा या प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। अब खुला सागर क्षेत्र या उच्च सागर क्षेत्र या हाई सीज जो है, यह भारत या किसी भी देश की समुद्री सीमा का भाग नहीं है। लेकिन इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। वह कारण है कि इस पर जितने भी विश्व के देश हैं, चाहे वह यूएनओ का सदस्य देश है या नहीं है, उनका समान अधिकार है। और इसीलिए कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे महासागरीय विस्तार को क्या कहा जाता है। तो बात करते हैं उच्च सागर क्षेत्र, खुला सागर या हाई सीज की। उच्च सागर क्षेत्र, जिसे खुला सागर या हाई सीज भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो उच्च सागर क्षेत्र क्या है, तो उच्च सागर जो क्षेत्र है वह जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र से महासागर की ओर विस्तृत क्षेत्र है। यानी कि यह जो है, यह भारत है और यह भारत की क्या है, आधार रेखा है। अब इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील यहां तक का क्षेत्र, यह क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इससे पहले वाला कहलाता है संलग्न क्षेत्र। इससे पहले वाला प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्लियर हो गया। अब उच्च सागर क्षेत्र क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र
आधार रेखा से 200 मील तक कि अनन्य क्षेत्र जो आधार रेखा से कितना होता है 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से महासागर की और विस्तृत क्षेत्र उच्च सागर क्षेत्र कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया कि जो यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे का जो यह भाग है जो महासागरीय क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? उच्च सागर या खुला सागर हम लोग कहते हैं। अब इस पर जो है यूएनओ का पूर्ण अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि उच्च सागर क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण अधिकार है। यह भी ध्यान रखना कि इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, इस पर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार है। और इस पर यानी कि उच्च सागर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें कोई भी देश आर्थिक रूप से किसी तरह का कार्य नहीं कर सकता है। इसमें का उपयोग केवल जो है देश, जो भी देश है विश्व के, वह परिवहन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। उच्च सागर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह भी ध्यान रखना, जितने भी देश हैं इसमें कोई प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। केवल परिवहन के लिए प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान रखना कि केवल परिवहन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है और इस पर यूएनओ का पूर्ण अधिकार है और इसमें सभी देशों को समान अधिकार है और एक ही अधिकार है, वह क्या है? परिवहन के रूप में इस क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे न तो वह अनुसंधान कार्य कर सकता है, न ही वहां के संसाधनों का संरक्षण कर सकता है, न ही वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या सर्वेक्षण कर सकता है, क्योंकि वे सभी कार्य जो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने में कार्य के अंतर्गत आती है, वे सभी गतिविधियां इस उच्च सागर क्षेत्र में क्या प्रतिबंधित होती है। और इसका मुख्य कारण है
क्योंकि इसका प्रयोग केवल परिवहन के रूप में होता है और सभी देशों का इस पर समान अधिकार है और यह जो है वह यूएनओ के नियंत्रण में है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भारत की समुद्री सीमा के बारे में हमने अध्ययन किया कि भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। उनका क्या महत्व है, उनका विस्तार आधार रेखा से कितना है, उनकी वास्तविक विस्तार क्षेत्र कितना है और भारत को उनके संबंध में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन से भारत के संप्रभुता का क्षेत्र है, इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से अध्ययन किया। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनको लेके जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि EEZ का संबंध है या EEZ का विस्तार है, लेकिन ध्यान रखना EEZ का विस्तार यदि आपसे आधार रेखा से पूछा जाएगा तो 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील तक होगा, जबकि वास्तविक विस्तार पूछा जाता है तो 176 नॉटिकल मील है। यह प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान रखना कि वास्तविक विस्तार पूछा गया है या फिर आधार रेखा से उसका विस्तार पूछा गया है। और इसी प्रकार कौन सा भारत की संप्रभुता का क्षेत्र आता है, आधार रेखा क्या होती है, आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, जितने भी बिंदु या तथ्य जो हमें भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा को लेकर पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही हमने जो है उच्च सागर क्षेत्र को भी समझा कि उस उच्च सागर क्षेत्र क्या कहलाता है। कई बार उच्च सागर क्षेत्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे विस्तृत महासागरीय क्षेत्र कहलाता है ए आंतरिक जल क्षेत्र, बी उच्च सागर क्षेत्र, सी संलग्न क्षेत्र, डी अनन्य विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे का जो महासागरीय विस्तार है उसे खुला सागर, उच्च सागर क्षेत्र या हाई सीज के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत भारत की समुद्री सीमा जो है वह टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो तटीय सीमा या स्थलीय सीमा है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।